हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो चैप्टर 7 द इंटरव्यू, जिसके राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू, जिसके राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आप लोगों का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ रोज। यह जो नोवेल था जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज, उसका इतना ज्यादा सक्सेस कामयाब होने का क्या वजह था, क्या कारण था। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होगा मोस्टली नोवेल राइटर ऑफ that period used to write novel on detective subject material। उस समय के जो नोवेल राइटर हुआ करते थे वे लोग, उन लोगों का जो नोवेल लिखने का सब्जेक्ट होता था, विषय होता था, वह क्या होता था, डिटेक्टिव मींस जासूस के ये पे लिखते थे, डिटेक्टिव सब्जेक्ट पे लिखते थे। which was boring and dry, जो कि बोरिंग हुआ करता था। In the contrary, Umberto Eco dealt detective art with metaphysics। लेकिन यह जो Umberto Eco थे वह डिटेक्टिव आर्ट के साथ ही साथ उसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडाइवल हिस्ट्री ऐड कर दिए। सो नोवेल बिकम इंटरेस्टिंग, इस वजह से वह नोवेल काफी इंटरेस्टिंग, काफी रोचक बन गया। And also this novel was accepted by the huge mass of readers, और जिसके वजह से बहुत अधिक मात्रा में रीडर्स ने इसे एक्सेप्ट किया, और यही वजह था कि यह नोवेल बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ, जिसका नाम क्या था, द नेम ऑफ रोज। तो हम लोगों ने देखा कि इस नोवेल का इतना ज्यादा सक्सेस होने का क्या वजह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। जो अम्बर्टो इको थे वह इतना ज्यादा नोवेल लिखने के लिए टाइम कहां से पाते थे, उसे इतना ज्यादा टाइम कैसे मिलता था। तो आप लोगों का आंसर होगा इको फाइंड्स टाइम टू राइट सो मच बाय हिज आर्ट ऑफ सेविंग टाइम, क्योंकि उसमें एक कला था टाइम को सेव करने का, समय का यूटिलाइज करने का, समय को बचाने का, जिसके वजह से वह इतना अधिक मात्रा में नोवेल लिख पाते थे। इको फाइंड्स टाइम टू राइट सो मच बाय हिज आर्ट ऑफ सेविंग लाइफ, क्योंकि उसका जो कला था टाइम को कैसे सेव किया जाए, टाइम को कैसे बचाया जाए, समय का कैसे यूटिलाइज किया जाए, समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, जिसके वजह से वह इतना ज्यादा नोवेल लिख पाते थे। He used each and every moment of time, वह समय का हर एक क्षण, हर एक लम्हा, हर एक सेकंड का यूटिलाइज करते थे। He used each and every moment of time in writing, किस चीज के लिए, राइटिंग के लिए। He gives an example how he saves time, और उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि वह टाइम का बचत कैसे करते हैं, समय का यूटिलाइज, समय का बचत कैसे करते हैं। If anybody comes to him फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर थ्रू एलिवेटर, यदि कोई व्यक्ति उसके पास मिलने के लिए आता है फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर लिफ्ट के द्वारा, इन दिस वेटिंग पीरियड इको राइट्स एन आर्टिकल, तो इस खाली समय में जब तक उसे फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर आने में जो टाइम ड्यूरेशन, जो समय लगेगा, उस दौरान में यह एक आर्टिकल लिख लिया करते थे। यही वजह था कि यह इतना कम समय में इतना ज्यादा नोवेल लिख पाते थे। अपने आर्ट ऑफ सेविंग द टाइम, समय बचाने की इसमें कला थी, समय का यूटिलाइज करने का इसमें कला थी, जिसके वजह से यह इतना कम समय में इतना ज्यादा लिख पाते थे, क्योंकि यह समय का हर एक क्षण का, हर एक लम्हा, हर एक सेकंड को इन्होंने राइटिंग के लिए यूटिलाइज करते थे, यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस लेसन नेम द इंटरव्यू। इस लेसन का जो नाम है द इंटरव्यू, इसका जस्टिफाई करना है। क्या करना है, जस्टिफाई करना है द नेम ऑफ दिस लेसन नेम द इंटरव्यू। तो आप लोगों का आंसर होगा द टाइटल ऑफ दिस लेसन द इंटरव्यू इज अप्रोप्रिएट, और इस लेसन का जो टाइटल है
द इंटरव्यू एकदम सही है, बिल्कुल सही है, 100% अप्रोप्रिएट है। बिकॉज होल लेसन मूव्स राउंड अबाउट द इंटरव्यू, क्योंकि पूरा का पूरा लेसन इंटरव्यू के इर्द गिर्द घूमता है। हम लोगों ने पढ़ा तो सारा का सारा चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बारे में ही पढ़ा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है वो 100% सही है, एब्सोल्युटली राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। Because whole lesson moves round about the interview. In the first part, the history of interview has been given. और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इंटरव्यू का हिस्ट्री दिया गया था, कि इंटरव्यू का प्रचलन, इंटरव्यू का दौर कब से शुरू हुआ, कब से इंटरव्यू का यह सिलसिला आरंभ हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा कि आप लोगों को याद भी होगा यदि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो 130 साल पहले यह इंटरव्यू का प्रचलन आया। उससे पहले इंटरव्यू नाम का चीज नहीं था, लोग इंटरव्यू के बारे में वाकिफ नहीं थे। तो इंटरव्यू का जो दौर है वह 130 साल पहले से चल रहा है, जैसा कि हम लोगों ने इस स्टोरी में पढ़ा था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वह इंटरव्यू का हिस्ट्री ही बताया गया है, और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने एक एग्जांपल को पढ़ा था। Interview has been, a second part interview has been taken by मुकुंद and given by Umberto Eco। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि मुकुंद नाम का आदमी एक अम्बर्टो इको नाम का आदमी का इंटरव्यू लेता है, और उस इंटरव्यू में अम्बर्टो इको किस प्रकार से रिप्लाई देते हैं, कैसा उसका इंटरव्यू रहता है, उसका एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा। सो इट्स टाइटल इज एक्यूरेट, इसलिए इसका जो टाइटल है वो एक्यूरेट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, राइट द मैसेज ऑफ दिस लेसन नेम द इंटरव्यू। यह जो लेसन है द इंटरव्यू वह हमें क्या मैसेज देता है, क्या संदेश देता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या हमें सीख मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर होगा द राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इसके जो राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैज गिवन मैसेज इन बोथ पार्ट ऑफ लेसन। इन द फर्स्ट पार्ट message has been given that we should eliminate all and useless attitude। हमें all और useless attitude को क्या करना चाहिए, eliminate करना चाहिए, हटा देना चाहिए of life, अपने जिंदगी से, अपने जीवन से, for the development of human personality in a new way, क्योंकि human personality को डेवलप करने के लिए एक नए तरीके से जो कुछ भी यूजलेस एटीट्यूड है, ठीक है, उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि हमारे पर्सनालिटी में एक निखार आए, हमारा पर्सनालिटी एक नए तरीके से डेवलप हो। और इन द सेकंड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट था जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, यह चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंटरव्यू का हिस्ट्री देखा, और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इंटरव्यू का एग्जांपल देखा। और जो सेकंड पार्ट, इन द सेकंड पार्ट मैसेज इज दैट वर्क इज वर्शिप। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। वी शुड नेवर नेग्लेक्ट आवर ड्यूटीज, हमें कभी भी अपने ड्यूटीज को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। विदाउट केयरिंग ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर, जब तक कि हम लोग सक्सेस या फेल्योर नहीं हो जाए, हमें अपने ड्यूटी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यही इस चैप्टर का मैसेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, डिस्क्राइब द पॉजिटिव्स ऑफ द इंटरव्यू। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, नेगेटिव एस्पेक्ट को भी पढ़ा, पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी पढ़ा, कि इंटरव्यू का क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है। दोनों एस्पेक्ट को हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। लेकिन यदि क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ पॉजिटिव ही पूछा जाएगा कि इंटरव्यू का क्या पॉजिटिव्स है, क्या इसका सकारात्मकता है, तो आप लोगों का आंसर होगा देयर आर मेनी पॉजिटिव फीचर ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू का बहुत सारा पॉजिटिव फीचर्स है, बट 3 आर मेन, लेकिन जो 3 जो है वो मुख्य है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू हैज बिकम द कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। पहला तो है कि यह जर्नलिज्म के लिए एक कॉमन प्लेस है, पत्रकारिता के लिए यह एक कॉमन प्लेस है। सेकंड, इंटरव्यू हैज बिकम द फोर्थ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डेमोक्रेसी।
और दूसरा जो पॉजिटिव्स है कि यह चौथा स्ट्रॉन्ग पिलर है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। और तीसरा जो है थर्ड, इंटरव्यू हैज बिकम अ सुप्रीमेसी सर्विसेबल। और इंटरव्यू क्या है? एक सुप्रीमेसी सर्विसेबल है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक बहुत ही अच्छा संचार का साधन है, क्योंकि हम लोगों के पास जो कुछ भी न्यूज़, समाचार, खबर पहुंचता है वह इंटरव्यू के माध्यम से ही पहुंचता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटरव्यू का पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा, इसका क्या सकारात्मकता है, क्या पॉजिटिव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, डिस्क्राइब द नेगेटिव फीचर्स ऑफ द इंटरव्यू एज पॉइंटेड आउट बाय फेमस राइटर्स फ्रॉम द लेसन। अब यदि नेगेटिव पूछ देगा इसका क्या नेगेटिव फीचर्स है, तो आप लोगों का नेगेटिव फीचर्स होगा, देयर आर मेनी नेगेटिव फीचर्स ऑफ इंटरव्यू पॉइंटेड आउट बाय द राइटर, जो कि राइटर के द्वारा पॉइंट आउट किया गया है, एंड पोएट फ्रॉम द लेसन। इन दिस थ्री आर मेन। और तीन हम लोगों ने मुख्य पॉजिटिव को देखा, और अब हम लोग तीन मुख्य नेगेटिव पॉइंट को देखेंगे। मिस्टर वी.एस. नायपॉल feels that interview injures us। और जैसा कि वी.एस. नायपॉल का स्टेटमेंट है कि यह जो इंटरव्यू है वह हम लोगों को इंजर कर देता है, घायल कर देता है। जब कोई इंटरव्यू लेता है तो उसको ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा महसूस होता है कि मानो वह घायल हो गया उसके इंटरव्यू की वजह से। नेक्स्ट है मिस्टर रुडियार्ड कपलिंग कंसीडर दैट इंटरव्यू इज लाइक एन असॉल्ट एंड इमोरल। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है मिस्टर रुडियार्ड किपलिंग का, उसका कहना है कि यह जो इंटरव्यू है यह एक असॉल्ट है। असॉल्ट करने का मतलब एक फिजिकल अटैक है, मतलब एक समझो कि किसी का हत्या कर दिया जा रहा हो यदि कोई इंटरव्यू लेता है तो। और इमोरल, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यह इमोरल है, अनैतिक है, मतलब किसी के पर्सनल लाइफ में, किसी के निजी जीवन में एक इंटरव्यूअर को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, ऐसा रुडियार्ड किपलिंग का मानना है। नेक्स्ट है मिस्टर एच.जी. वेल्स थिंक दैट इंटरव्यू इज प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बाय कीपिंग थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप। और जो मिस्टर एच.जी. वेल्स है उनका कहना है, उनका मानना है कि कोई इंटरव्यू लेता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके गला पे अंगूठा दबा दिया, इस टाइप का उसको महसूस होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने तीन पॉजिटिव्स देखा, तीन नेगेटिव्स देखा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कि डिस्क्राइब द राइटिंग स्टाइल ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको का राइटिंग स्टाइल यदि पूछेगा तो अम्बर्टो इको वाज अ राइटर ऑफ मल्टी डायमेंशनल राइटिंग स्टाइल। और अम्बर्टो इको ऐसा राइटर थे जो कि मल्टी डायमेंशनल राइटिंग स्टाइल, उसका जो लिखने का शैली था वो मल्टी डायमेंशनल था। हिज राइटिंग स्टाइल वाज वाइड स्प्रेड। ही यूज्ड टू राइट चिल्ड्रन बुक्स, वह बच्चों के लिए किताब लिखा करते थे, ऐसे लिखा करते थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखा करते थे, फिक्शन लिखा करते थे, एकेडमिक लिखा करते थे, टेक्स्ट लिखा करते थे, स्टोरी, सेमियोटिक्स, पोएम्स एंड नॉवेल। तो इतना सारा कुछ वह लिखा करते थे, इसलिए उसे मल्टी डायमेंशनल राइटर भी कहा जाता है। ही यूज्ड इन हिज राइटिंग जनरली नैरेटिव स्टाइल, और वह अपना राइटिंग जनरली अक्सर और नैरेटिव स्टाइल में लिखते थे, कहानी के जैसा लिखते थे। His children books were full of non-violence and peaceful story। और उसका जो बच्चों के लिए वह किताब लिखते थे उसमें वह किसी प्रकार का हिंसा, खून खराबा ये सब नहीं दिखलाते थे। नॉन वायलेंस एकदम अहिंसा, और पीस एकदम शांति भरा चीज को ही वह डिस्क्राइब करते थे। He had philosophical and ethical interest which reflected in his writing style, जो कि वह अपने राइटिंग स्टाइल में उसका रिफ्लेक्ट देखने को मिलता था। His novel became successful due to his peculiar writing style, और इसका peculiar writing style की वजह से इसका नोवेल इतना सक्सेसफुल हुआ। He declared detective with metaphysics, theology and medieval history। और वह अपने नोवेल में क्या क्या डिटेक्टिव के साथ में मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी को भी ऐड कर दिए थे, जिसकी वजह से उसका जो नोवेल था काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। हिज होल स्टाइल वाज सेल्फ क्रिएटेड, और उसका जो स्टाइल होता था वह सेल्फ क्रिएटेड होता था, वो उसका खुद का स्टाइल होता था। नॉट कॉपीड बाय अदर, ना कि किसी दूसरे के राइटिंग
स्टाइल को देख के कॉपी कर लेना, नकल कर लेना, दूसरे के स्टाइल को चोरी कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका जो भी स्टाइल होता था लिखने का वह सेल्फ क्रिएटेड होता था, उसका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता था। His all style were self created, not copied by other. So we can say that Umberto Eco was a self creating and wide spreading writer. इसलिए हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो Umberto Eco थे वह एक सेल्फ क्रिएटिंग एंड वाइड स्प्रेडिंग राइटर थे। अब हम लोग देख लेते हैं समरी, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रीवियस हर वीडियो में बताया हूँ, हर चैप्टर में कि किसी भी चैप्टर का यदि आपको समरी पता हो तो उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का भी हम लोग समरी देख लेते हैं। राइट द समरी ऑफ दिस लेसन नेम्ड द इंटरव्यू। द राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैज डिटेल्ड दिस लेसन अबाउट इंटरव्यू। और इस लेसन में जो राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, उन्होंने पूरा डिटेल इंटरव्यू के बारे में ही बतलाया है। This lesson has been divided into two parts. और यह जो लेसन है यह दो भागों में बटा हुआ है। In the first part, the history of interview has been given. इसके फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू का हिस्ट्री दिया गया है। It was invented little over 130 years ago, जो कि इंटरव्यू का प्रचलन आज से 130 साल पहले शुरू हुआ। In those days it was not a good matter even among educated writers. और उन दिनों यह गुड मैटर नहीं हुआ करता था ये एजुकेटेड राइटर्स के लिए, पोएट्स के लिए। They thought that it was an unwarranted, यह एक अनवारंटेड होता था। अनवारंटेड इंट्रूजन मींस बिना अनुमति के किसी के लाइफ में दखल अंदाजी कर देना, इसी को अनवारंटेड इंट्रूजन कहते हैं in their personal life. The great writers and poets of that period like B.S. Naipaul, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, Kipling's wife Caroline, H.G. Wells all had negative outlook about the interview. But after 40 years, लेकिन उसके 40 साल बाद their outlook changed. उसका जो देखने का नजरिया था वो चेंज हो गया। Now they gave and took interview without any hesitation. बिना किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के वे लोग इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। Gradually interview became a common place of journalism. और धीरे धीरे यह जो इंटरव्यू था वह कॉमन प्लेस हो गया पत्रकारिता के लिए, जर्नलिज्म के लिए। In the second part, interview has been taken by the journalist. और सेकंड पार्ट में इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट के द्वारा लिया गया है। ऑफ द हिंदू, वह द हिंदू के एडिटर थे। नेम न्यूज़पेपर, जो द हिंदू है वह एक न्यूज़पेपर का नाम है। और जिन्होंने लिया इंटरव्यू उसका नाम मुकुंद पद्मनाभन था। एंड इंटरव्यूई, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, हैज बीन गिवन बाय द प्रोफेसर ऑफ बोलगाना यूनिवर्सिटी। वो बोलगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जो कि इटली में है। और उस प्रोफेसर का नाम अम्बर्टो इको था। On the occasion of popularity of the novel written by Eco, The Name of the Rose, और उसके द्वारा जो नोवेल लिखा गया था उस नोवेल का नाम था The Name of the Rose। तो इसी के साथ हम लोगों का द इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ समरी भी एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।